नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार, कहा यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। मतगणना के बाद कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक, सोनिया राहुल प्रियंका रहे मौजूद। राहुल ने कहा हुई संविधान की जीत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, कहा यह पीएम मोदी की नैतिक हार है। यूपी के नतीजों में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी के 6 मंत्री समेत कई दिग्गजों की हुई हार। रिजल्ट के बाद योगी की कोर ग्रुप के साथ बैठक, दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष शामिल। कृष्णम बोले बीजेपी पीएम के भरोसे बैठी रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्वागत है आपका जनादेश 2024 में। लोकसभा चुनाव रूपी ये सियासी अखाड़ा पिछले 75 दिनों से घमासान का सबब बना रहा। मौसम के तलखे तेवरों के साथ ही यह सियासी पारा भी लगातार चढ़ता दिखाई दिया। हमने आपको सियासी खबरों की गर्मा गर्म लगातार चर्चा दिखाई और अब काफी उलटफेर के बाद नतीजों की बारी आई है। चुनावी अखाड़े का अंतिम पड़ाव यानी कि जनादेश 2024 का अंतिम पड़ाव अब आ चुका है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं चुनाव नतीजों की रिपोर्ट, किसको मिली जीत और किसको मिली हार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहन प्रियंका गांधी के साथ वे मुस्कुराते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ मां सोनिया गांधी साथ में मौजूद रहीं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश भी साथ में रहे। राहुल ने कहा कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता है, यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी। मैं सच बताऊं तो मेरे माइंड में था कि जब हमारा अकाउंट सीज किया गया था, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया था, तब मेरे जेहन में था कि जनता संविधान बचाने के लिए लड़ेगी। भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई है। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। राहुल ने उत्तर प्रदेश में मिले रिजल्ट के लिए बहन प्रियंका की तारीफ की। ये रिपोर्ट देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की थी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूरी एजेंसियों, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कब्जे में कर लिया था और ये चुनाव उसके खिलाफ लड़ा गया था। आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। जब बीजेपी ने हमारे बैंक अकाउंट सीज किए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, तभी से मेरे दिमाग में था कि देश की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होगी और ये सोच सही साबित हुई। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की थी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। जब बीजेपी ने हमारे बैंक अकाउंट सीज किए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, तभी से मेरे दिमाग में था कि देश की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होगी और ये सोच सही साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता ने संविधान को बचाने का सबसे बड़ा और पहला कदम उठाया। कांग्रेस ने इस चुनाव में हमने इंडिया ब्लॉक के पार्टनर की रिस्पेक्ट की, उन्हें साथ लिया। जहां भी गठबंधन लड़ा, हम साथ होकर खड़े हुए। कांग्रेस ने देश को नया विजन दे दिया है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले
हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। नतीजों के बाद सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि इसे लेकर बुधवार को फैसला लिया जाएगा। हमारा गठबंधन बुधवार को ही इस पर फैसला लेगा। जो भी इंडिया गठबंधन फैसला लेगा हम उस पर फैसला लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश ने पीएम मोदी से कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने का काम देश के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों ने संविधान को बचाया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल गांधी ने 2 सीटें वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन वो किस सीट को छोड़ेंगे, सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि दोनों सीटों के वोटर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हालांकि मैंने इस बार अभी फैसला नहीं लिया है कि किस सीट को छोड़ूंगा। इसे लेकर थोड़ी चर्चा करूंगा, इसके बाद फैसला लूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त वापसी की। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में अपने सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन के दौर में उभरते हुए पार्टी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी के इस प्रदर्शन के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। इनमें अध्यक्ष पद में बदलाव और मल्लिकार्जुन खड़गे की समझौतावादी नीतियां प्रमुख हैं। बता दें कि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के सदस्यों के पास ही रहता रहा है। सोनिया गांधी वर्षों तक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पद को संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास थी, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को जहां 44 सीटें मिली थी, जबकि साल 2019 में पार्टी को महज 52 सीटें मिली थी। लगातार 2 लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भी भीतर और बाहर विरोध के स्वर भी बुलंद हो रहे हैं। इस बीच भाजपा और अन्य विरोधी दल भी कांग्रेस का एक ही खानदान का वर्चस्व होने और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अध्यक्ष पद किसी और नेता को देने की रणनीति अपनाई। 2022 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी को कमान मिली। दरअसल खड़गे कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख दलित चेहरा होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं। आमतौर पर खड़गे की पहचान समझौतावादी नेता के तौर पर होती है। वो आम सहमति के साथ ही सभी को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो या फिर इंडिया गठबंधन से जुड़ा कोई मुद्दा हो। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके इस रुख में कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। खड़गे की अगुवाई में ही कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग का समझौता किया। कांग्रेस को कई प्रदेशों के समझौतावादी रुख अपनाना पड़ा है। इसका असर भी इन चुनावों में देखने को मिला, जो कि कांग्रेस साल 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को यहाँ की सीटों के आंकड़ों में जो बढ़त मिली है वो बीजेपी को हैरान करने वाली है। वहीं कांग्रेस को जहां 2019 में महज 1 सीट मिली थी, उसके लिहाज से कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सूबे के नतीजों में जो स्थिति दिखी है उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। न केवल 400 का सपना टूटता दिखा, जाहिर है कि यूपी की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उसका नतीजा है कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लाभ हुआ है। आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, पर कहानी कुछ और ही चल रही थी। पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह पूर्वी यूपी में घोसी में बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया वे सीधा इशारा था कि पार्टी ने एनडीए का काम खराब करने का ठेका ले लिया है। घोसी सीट पर एनडीए की 2 साल पुरानी तैयारी को पलटा लगा दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने स्थानीय नौनिया नेता दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से इसीलिए लाए गए थे कि उनका लाभ घोसी और आसपास की सीटों पर लिया जा सके। पर जब बीएसपी ने एक नौनिया जाति के कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान को खड़ा कर दिया तो जाहिर है कि एनडीए का काम खराब होना ही था। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। यही कारण है धरातल पर वो बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर देते दिखे। उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी का भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, जिसका आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी को टारगेट करना है। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई गई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो ये सम्मेलन रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक ने क्षत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। बिहार की लोकसभा सीटों के परिणामों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों में साफ तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलना सूबे की सियासत के लिए ये बड़े संकेत हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की बात करें तो बिहार की तस्वीर जेडीयू के पक्ष में है। बिहार में लोकसभा चुनाव का परिणाम काफी हद तक एग्जिट पोल जैसा ही रहा। हालांकि अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के जीत हार की बात करें तो उसमें चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने फिर वापसी कर ली है। वापसी का मतलब स्ट्राइक रेट से है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नंबर के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा है और इसी के साथ हवा उठ चली है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। इस हवा में इतना दम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले तक कहा था कि 4 तारीख को चाचा कुछ बड़ा करेंगे और अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का साथ अपरिहार्य है।
तो क्या एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार फिर कुछ वैसा करने वाले हैं? सभी की नजर अब दिल्ली में एनडीए सरकार बनने के लिए बुधवार को होने वाली बैठक पर है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार के नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में आने की बात सामने आ रही है। वहीं जेडीयू ने एक बार फिर पाला बदलने के किसी भी तरह के कयास को खारिज कर दिया है। अगर नायडू या नीतीश कुमार के रुख में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। माझी उपस्थिती असेल। आज काही टीव्ही बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो, आणखीन कोणाशी बोललो, त्याच्यात काही तथ्य नाही। जे काही कोणाशी बोलले नाही, बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस एसओजी यांच्याशी झालं, बाकी कोणाच्या संबंधित नाही। या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी त्यांच्याशी विचार विनिमय करून केलं जाईल। सर, सगळे म्हणतात की तुमचं वय झालं आहे, या ठिकाणी हे सिद्ध झालं आहे की टाइगर बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ लेकिन जिंदा है। सर हिंदी मध्ये प्लीज ब्रीफ कराल सगळं। सर त्याच्यावर उत्तर सर एक उत्तर सर एक उत्तर दिलंच ना। माहिती नाही, माझं काही त्यांच्याशी बोलणं झालं नाही। एका राज्याचे प्रमुख आहेत आणि त्यामुळे त्याची माहिती असल्याशिवाय त्याचं मी कमेंट करणं योग्य नाही। माझा त्यांचा सुसंवाद आत्ता झालेला संबंध आहे, पण आत्ता बोलणं झालेलं नाही। सबसे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा हमारा देश दुनिया की तीसरी 2014 में बिहार लोकसभा की सीटें, भाजपा 22 सीटें, जेडीयू 2 सीटें, आरजेडी 4 सीटें, रालोसपा 3 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, एनसीपी 1 सीट। 2019 में बिहार लोकसभा एनडीए को 40 में से 39 सीटें, बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट, आरजेडी 0 सीट। आपको बता दें कि बिहार की 40 सीटों के परिणाम पर लोगों की नजर टिकी रही है। चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का साथ आना सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। बिहार के सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला काफी सोच समझकर कर लिया है। दोनों ही दलों ने संख्यात्मक रूप से समाज के उन वर्गों को छुआ जो अभी तक काफी बिखरे हुए थे। बात चाहे हम अति पिछड़े वर्ग की करें, पिछड़े वर्ग की करें, ओबीसी की करें या सामान्य वर्ग की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सामूहिक पहुंच काफी ज्यादा विस्तृत और कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही है। वहीं अगर आपने बिहार में राजनीतिक यात्राएं की होंगी या बिहार के लोगों से संवाद किया होगा तो आपको एक बात नोट करेंगे कि राजद को वोट बैंक ज्यादा मुखर और आक्रामक है। चुनावी रैली या पोलिंग बूथ पर यादव समाज के लोग उत्साह के साथ मौजूद रहे। यही बात मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी कही जा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो 24 के जनादेश में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अन्य रिपोर्टों की बात करेंगे।